हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से आपके जो जी होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है उसमें क्या बदलाव आया था, क्या बदलाव आ सकता है। अब हम इस चैप्टर में कंप्लीटली ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, जो बेसिक चीजें होती हैं वो जानना काफी जरूरी है, बाकी बातें तो बहुत है। मतलब आप अगर ये कहेंगे कि बहुत ऐसी बातें बताइए सर जो मतलब अच्छी अच्छी लगे हमको, तो वो बहुत बातें हैं, पर हमें बस वही बातें समझना है या सीखना है जिस बातों से हमारा फायदा हो। ठीक है ना। बिल्कुल एक बात बताएं, स्वार्थी बनना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप स्वार्थी नहीं है तो आप असफल होंगे। ठीक है ना। तो स्वार्थी और सफलता में बहुत बड़ा, हाँ, दुर्भाव से स्वार्थी मत बनिए। मतलब ऐसा स्वार्थी ना हो कि क्या बोलते हैं, किसी से दुर्भाव रख करके स्वार्थी बने। पर हाँ, स्वार्थी होना बहुत आवश्यक है कि हम जो पढ़ें उससे क्या फायदा हो रहा है। ठीक है। तो वो भी एक स्वार्थ है ना, कि हम पढ़ रहे हैं तो किसी स्वार्थ से पढ़ रहे हैं। तो पूरे पूरे जगह पे आपको स्वार्थ तो दिखना ही चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम बस उसी चीजों को बात करेंगे जो आपके सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो पहली बात, ग्रहों की बात करें तो जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, या फिर तारों का परिक्रमा करने वाले को ग्रह कहते हैं। अब क्या है, उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं, ग्रहों के परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि कुछ ऐसे भी उपग्रह होते हैं जिनको कोई और बॉडी भी परिक्रमा करती है, लेकिन उनको भी हम उपग्रह ही कहते हैं। ठीक है ना। हालांकि जैसे मान लीजिए कई ऐसे जुपिटर के या सैटर्न के, सॉरी माफ करिए, जुपिटर या सैटर्न में कोई ऐसा किसी का कोई ऐसा सैटेलाइट है जिसका क्या है, उसके खुद का एक सैटेलाइट। ठीक है ना। तो कहने का सेंस बस इतना है कि एक तो हो गए ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और एक हो गए उपग्रह। तो पहले हम लोग ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग केपलर ने बताया था कि क्या पाथ होता है, किस तरह से वो काम करते हैं। पर गुरुत्वीय के यानी कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के बाद वो क्या हो गया, हम लोग को और भी बातें समझ में आ गई, और कैसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कक्षीय वेग की, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको इजीएस्ट तरीके से इन सारी चीजों को अप्रोच कराऊंगा। मुझे नहीं है कि बहुत आप डिफिकल्ट तरीके से चीजों को समझिए, आसान से आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए। देखो, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे, तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के ऑर्बिट में घूम रहा है तो निश्चित तौर पर वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है। ठीक है ना। उसके गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण बल से अगर बंधा हुआ है तो ये तो निश्चित है कि अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन बाहर की तरफ कितना लग रहा है, वो क्या लग रहा है, mv²/r, जो यहां से इसकी दूरी होगी जो भी। ये तो बात हो गई किसी भी तरह के ग्रह के लिए, किसी भी तरह के ग्रह के लिए, या क्या बोलते हैं, उपग्रह के लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, कक्षीय ग्रह अपने उपग्रह का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आसान है। अब देखिए, बात मेरी समझिएगा, हम लोग निकालेंगे अपने उपग्रहों के लिए क्योंकि वही हमको एग्जाम में आना है। लेकिन जैसे ही आप उपग्रह का निकालेंगे आपको इस बात का भी आभास हो जाएगा कि कैसे हम लोग को ग्रहों का निकालना है। ठीक है ना। तो देखो, मान लो, थोड़ा शेप का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका प्लेनेट है, ये आपका अर्थ है। ठीक है। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ आ, एक उपग्रह है जो चक्कर लगा रहा है। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, आपका पृथ्वी है। इसके साथ साथ आपको ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कोई भी उपग्रह है जो इसका चक्कर लगा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, कुछ बातें हैं जो हम लोग को पहले से ऑलरेडी पता है। एक तो ये कि एक अपकेंद्री बल इस पे कार्य करेगा जिसका मान कितना होगा, mv²/r। ठीक है ना। ये तो इसके वेलोसिटी, वेग पे निर्भर करेगा। ये इसके वेलोसिटी पर निर्भर करेगा, वेग पर निर्भर करेगा, जिसका वेलोसिटी ऐसा v नॉट इधर गया हुआ है, या v की वैल्यू ये है।
ठीक है ना। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा यहाँ पर, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल इसके बीच में लगेगा उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान होगा जी एम ई, मास ऑफ, मान लीजिए सेटेलाइट एम है और अर्थ का मास जो है वो एम ही है, आपको पहले से पता है, और अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एम, ये आपका क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर से सुनो ध्यान से, याद रखो, चूंकि आर ई नहीं है, आर ई तो यहां से यहां तक ही था ना, यहां से यहां तक एच हाइट ऊपर होगा, तो क्या हो गया जी एम ई एम आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर अभी के लिए इसको बोल सकते हो, अच्छा यहां पे भी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे भी आर की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो अपकेंद्री बल के बराबर होगा, क्योंकि ये किधर लग रहा है अंदर की तरफ, ये किधर लगेगा बाहर की तरफ, और दोनों क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मान क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच, ठीक है ना। अरे भाई इस आर की वैल्यू वही है ना, आर ई प्लस एच ही तो है। चलिए यहां तक एक बातें हम लोगों को मिल गई, यहां तक एक बात हम लोगों को मिल गई। अच्छा, दूसरा बात हम लोगों को यह भी पता है, यहां से हम लोग निकालते रहेंगे, आगे देखते हैं, जो जी डैश का मान होगा वो कितना होगा, यानी इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, क्योंकि अच्छा देखो इससे बहुत आसान हो जाएगा, अभी आप देखेंगे जो आप लोग अपने बुक में डिफिकल्ट तरीके से डेरिवेशन देख रहे होंगे वो यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख लेंगे। जी डैश का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, वो कितना है, जी एम ई एम, सॉरी ये एम नहीं है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही तो है ना। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इसमें वी नॉट की वैल्यू निकालना है, इसके फॉर्म में हम लोग आसानी से इसको रख सकते हैं, ठीक है। यहां आर ई प्लस एच से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं सिलेक्शन ऊपर करके, रुको देखो, अगर इसको पहले छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है दिखाई दे सके। देखो मैं कह रहा हूं, एक हम लोगों को क्या मिल गया है फॉर्मूला, ये ऊपर वाला दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि दिखने में थोड़ा दिक्कत आएगा आपको, मैं फिट टू स्क्रीन ही कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। ये आपका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ छोटा हुआ है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए मैं आपको फिर से इन दोनों इक्वेशन जो हम लोग बने हैं इसको दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जी एम ई एम आर ई प्लस एच बराबर एम वी स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हो गया, जी डैश बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। याद हो गया आपको समीकरण। चलिए अब हम इसको लेकर के ऊपर चलते हैं। एक समीकरण हम लोगों को मिला हुआ है, एक समीकरण क्या मिला हुआ है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच बराबर क्या दिया हुआ है, नहीं याद है तो देख लीजिए, आपको मैंने बताया, एक सेकेंड क्या है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच बराबर एम वी स्क्वायर, है ना। तो यहां पे क्या लिख दिया आपने, एम वी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिला, देखिए यहां से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है, वी स्क्वायर बराबर, यहां एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बराबर हम लोग को मिल जा रहा है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो v बराबर क्या हो जाएगा, मैं v नॉट लगा दिया हूं, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो गया आपका अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये बातें आपको बाद के लिए भी याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया, क्योंकि अभी हम लोग आगे भी करेंगे तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। या वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, मैं इसको तीसरा कर दे रहा हूं, इसको चौथा कर दे रहा हूं, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। एक एक इक्वेशन याद रखिएगा, मैं आपको पहला कौन सा इक्वेशन दिया था, दूसरा कौन सा इक्वेशन दिया हूं। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या था, जी डैश बराबर आपको क्या पता है, जी डैश बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि इसमें इंक्लूड हो जाए,
इसमें ये वाला जो जी डैश है वो इंक्लूड हो जाए, कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखिए जी है, यहाँ भी जी है, एम ही है, एम ही है, आर ई प्लस एच है, लेकिन यहाँ पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आर ई प्लस एच लिख देंगे, ऐसा सब आर ई प्लस एच, और यहां हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मिल गया, हो गया ना। तो यहां से हम लोग को v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी डैश आर ई प्लस एच, ठीक है, लिख सकते हैं। ये आपका आ गया फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने निकाले, क्यों मेहनत करना, झूठ में हम मेहनत क्यों करें, हमारा जब आसानी से निकल सकता है कोई भी इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल गया, वेलोसिटी बराबर जी डैश आर ई प्लस एच, ठीक है। अब जी डैश की वैल्यू चाहें तो आप रख सकते हैं, आप चाहें तो ना रखिए, छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है, यानी कि जी डैश की वैल्यू अब आपके ऊपर है, रखिए या मत रखिए, चलिए ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया यहां से, v बराबर जी डैश आर ई प्लस एच। अब एक एक चीज को याद रखना है, इसको मैं क्या बना देता हूं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 5। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने समीकरण बने हैं उन सारे समीकरण को एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। आगे देखिए, अगर आपसे बोलता है टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड क्या होगा उसका, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, टाइम पीरियड बराबर होगा टोटल रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन वी, यही तो होगा ना। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन वी। अब वी की वैल्यू क्या है आप सामने देख रहे हैं, तो 2 पाई आर ई प्लस एच, और v की वैल्यू है अंडर रूट जी डैश आर ई प्लस एच, है ना। चलो ठीक है, इसी चीज को थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। देखो कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, हल्का हल्का बस सॉल्व करते चला जा रहा हूं। देखो यहां क्या हो गया, जी डैश आर ई प्लस एच हो गया, इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहां मिल गया 2 पाई, और अंदर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जब मैं बाहर से इसको अंदर ले आया हूं तो अपने आप ये होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या मिल गया, जी डैश आर ई प्लस एच, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो गया, आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को और क्या मिल गया, और क्या मिल जा रहा है, 2 पाई, और अंदर ब्रैकेट में क्या मिल गया, आर ई प्लस एच और अपॉन जी डैश। अब कहेंगे आप सर जी डैश की वैल्यू भी क्या होती है, तो जी डैश की वैल्यू आपको पता ही होगा, पहले भी आपको पता है कि जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश बराबर क्या हो गया, इसकी वैल्यू को रख देते हैं, आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं टाइम पीरियड, आप इसकी वैल्यू ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए ये एक और हो गया समीकरण, बनते जा रहा है एक के बाद एक समीकरण, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको भी हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, टाइम पीरियड ये तो निकल ही गया, लेकिन इसको और अगर हम लोग चाहें तो जी डैश का मान भी हटा सकते हैं। तो जी डैश का मान कितना होता है, जी डैश का मान हो गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच को रहने दीजिए, और नीचे क्या हो गया, जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, मिल गया। ये भी आपका टाइम पीरियड हो गया। लीजिए आपको एक और इक्वेशन मिल गया, समीकरण पे समीकरण हम लोग को क्या होते जा रहा है, मिलते जा रहा है एक के बाद एक, ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अच्छा अगर आपसे बोलता है कि किसी की, देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें कि ऑर्बिटल, ये तो हो गई बात टाइम पीरियड की, वेलोसिटी की। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर उस स्थिति पर है तो उसका कितना स्थितिज ऊर्जा कितना है, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। देखो स्थितिज ऊर्जा बड़ा आसान है, यू बराबर आप सिंपली लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया स्थितिज ऊर्जा का। अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे हाफ एम और वी स्क्वायर की वैल्यू, याद है जब एम वी स्क्वायर बाई आर वाला किया था तो वी स्क्वायर की वैल्यू याद, तो फिर आपको मैं फिर से बता देता हूं, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर था,
किसके बराबर था? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, जिसका मान कितना था? जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर था कि नहीं था? तो यहां से आपको m से m कैंसिल आउट हो गया था, और ये क्या है बेसिकली? r क्या है? आर ई प्लस एच ही है। तो इसको जो है देखिए, इसको आप लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हम लोग को v स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच मिल गया था ना, याद होगा आपको। मैं v नॉट लिख देता हूं क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को v o या v नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो o स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलो ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ था, बस यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले में रख दिया। क्या रख दिया? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है ना, क्या यही है फॉर्मूला? आप देख ही रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखिए क्या मिल रहा है? हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। जब आप इन दोनों की तुलना कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये इसकी जो वैल्यू थी, जो मैग्नीट्यूड था, उसी का आधा मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के पास है। तो आप इस तरह से क्या बोल सकते हैं? इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा? माइनस ऑफ हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, यानी ये भी एक क्वेश्चन हम लोग को मिल गया। फिर से आप देखिए कि U का स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या है? जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, है ना। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने जो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाला है वो कितना आ रहा है? हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? हाफ, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, यानी एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। तो U को अगर हम लिखेंगे तो U बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस हाफ के, या K बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस 2U, दोनों लिख सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्थितिज ऊर्जा की क्या है? देखिए यहां आप देख क्या रहे हैं कि उल्टा मैंने लिख दिया है क्या? सॉरी, माफ करिएगा, यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये क्या होगा? U देखो, U क्या है? फुल है, और ये क्या? आधा है। ये एक पूरा पिज्जा है, ये आधा पिज्जा है। ठीक है ना, तो कम कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी ना कम है। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? K बराबर लिख सकते हैं माइनस हाफ ऑफ U। ठीक है ना, छोटा है ना ये। ठीक है, ये पूरा पिज्जा था, इसका आधा कर दिया तो आधा पिज्जा बन गया। ये आप देखिए ध्यान से, यही तो है ना। तो यहां से क्या मिल गया आपका? K बराबर माइनस हाफ U हो गया, या U बराबर आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 2K। ये दोनों समीकरण हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया। तो हम लोग को क्या हो गया? बंधन ऊर्जा भी मिल गई। क्या होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा, क्या होता है उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है और गतिज ऊर्जा कितनी है, ये इस पे भी हम लोग बात करिए। तो कुल मिलाकर के ऑर्बिटल वेलोसिटी के लगभग सारे कंपोनेंट पे हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी एक वर्ड है। ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी एक वर्ड है। एस्केप वेलोसिटी ये क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट कहां चला जाए? अनंत में चला जाए। कहां चला जाए? अनंत में चला जाए। मतलब कि एक बार अगर आपको फेंक दिया जाए उस वेलोसिटी से, वापस आप धरती पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक दिए आप आसमान में, मतलब यही है ना कि आप आसमान में ऐसा फेंक रहे हैं, ऊपर वापस से नीचे आ जा रहा है, फिर कितना भी फेंक रहे हैं वापस नीचे आ जा रहा है। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिसपे अगर आप ऊपर फेंक दिए तो कभी वापस नहीं आएगी। वो कौन सी वेलोसिटी? तो ये बात हमको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। वो ये है कि मान लीजिए कि वो एक वेलोसिटी है जिसको हम लोग बता सकते हैं K बराबर क्या लिख दिया? K बराबर क्या रख दिया? हाफ mv स्क्वायर। वहां पे यही ऊर्जा होगी। मान लीजिए वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी वीई में बोल दे रहा, तो K बराबर हम लोग को क्या मिल गया? हाफ mve स्क्वायर। देखो ये पूरा एनालिटिकल था, इसीलिए आप लोगों को अच्छा इस पे क्वेश्चंस लगातार आते हैं, और ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन सब चीजों के बारे में आपको बताते चले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी मिल गया बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ देखो, हम लोग को ये भी पता है कि अगर अनंत में फेंक दियो तो कुछ काम तो किए हो ना। कितना काम किए हो? तो वर्क बराबर हम लोग लिख देंगे। वर्क बराबर क्या हो गया? इंटीग्रेट कर देंगे किसको?
फोर्स को, जिस फोर्स से आपने फेंका है, कहां तक, dx को, जहां पे x की वैल्यू r है, रेडियस ऑफ अर्थ, आपने अर्थ से फेंका था और कहां पे फेंक दिया है, कहां पे फेंक दिया, अनंत में फेंक दिया है। कहां फेंक दिया है, अनंत में फेंक दिया है। चलो इसको देखते हैं अगर, तो क्या मिल गया आप लोगों को, W बराबर, यहां इंटीग्रेट करेंगे तो f की वैल्यू पहले लिख देते हैं, f बराबर क्या मिल जाएगा, आपको याद होगा, G me m अपॉन r, सॉरी r यहाँ नहीं लिखेंगे, याद होगा आपको, मैंने बोला था कि x लाइन पर अगर हो रहा है तो x स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे, कहां से कहां तक, r से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा वो वर्क डन, वो भाई ये समझो कि स्टार्टिंग में तुमने काइनेटिक एनर्जी दिया था, गतिज ऊर्जा दिया था, और जो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है वो यही कहता है कि गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो अगर अनंत पे चला गया तो कुछ काम करके गया है ना, कितना काम किया है, कितना वर्क डन किया है, जो ऊर्जा थी उसके पास, ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि उसके पास क्षमता है कार्य करने की, तो कितना काम किया है, अनंत से इनफाइनाइट तक गया, इतना काम किया है। तो अनंत से इनफाइनाइट जाने में कितना काम करना पड़ा, तो अनंत से इनफाइनाइट जाने में जो काम करना पड़ा वो क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे f का dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो अब यहां क्या हो गया, देखो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू यहां पे G me m कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन पहले भी कर रखा है, r से इनफाइनाइट तक dx के रिस्पेक्ट में। तो इस पे घात कितना आ गया, इस पे घात आ गया आपका, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, देखो इस पे घात कितना आ गया, 2 घात आ गया है। तो W बराबर आप क्या लिख सकते हैं, W बराबर आप लिख सकते हैं G me m, कहां से कहां तक है, x पे घात -2 इंटू dx, r से लेकर के अनंत तक। तो ये कितना आ गया, G me m, ये घात को 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, कहां से कहां तक, r से लेकर के अनंत तक। ठीक है, देखो अगर इसी को और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, G me m, यहां क्या मिल गया, अंदर साइड में x पे घात -1 अपॉन -1, r से लेकर के अनंत तक, ये क्या मिल गया, G me m। देखो ये पूरा पूरा समाकलन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यहां पर डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा होगा, मैं इससे भली भांति अवगत हूं, पर क्या करूं, ये है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया यहां पे, यहां क्या हो गया, G me m, और यहां पे क्या लिख देंगे आप, एक बार, अच्छा -1 का आ गया, यहां माइनस आ गया। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, कहां से कहां तक, r से लेकर के अनंत तक। एक बार x का मान क्या रखेंगे, r, और एक बार x का मान क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। तो यहां से क्या मिल गया, -G me m, ये क्या रख गया, एक बार 1 अपॉन इंफिनिटी -1 अपॉन r। ठीक है ना, ये 1 अपॉन अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है, 1 अपॉन अनंत का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये -G me m, ये क्या हो गया, -1 अपॉन r। तो फिर से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका हो गया, देखो अब यहां समझना है, यहां कितना आ गया, ये तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, ये हो गया G me m अपॉन r। ये आप डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते थे। ये जो r है ना, इसकी वैल्यू है Re + h, याद रखना इस बात को, ये जो r है इसकी वैल्यू क्या है, Re + h, जो भी हाइट पे है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, अभी तो फिलहाल हम इसको R ही रख लेते हैं। तो अगर हम लोग बोलेंगे दो बातें, एक तो हम लोग को ये मिल गया, और हम लोग को पता था वो कितना था, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² था। तो जितना उसके पास ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में। जो उसके पास कौन सी ऊर्जा थी, जब ऊर्जा सतह पे था, तो काइनेटिक एनर्जी आपने दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ½ mv² बराबर क्या मिल गया, G
एम ई एम अपॉन आर। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोग को मिल गया, यहां से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। वी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर या क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2g एम ई अपॉन आर। अब यहां तक तो मामला सेट है। इसके आगे आपको समझना है कि अगर उसको सतह से, यदि आप जो रॉकेट या जो भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, यदि सतह से लॉन्च किया जाए, सतह यानी पृथ्वी की सतह से लॉन्च किया जाए, पलायन किया जाए तो इस जाए तो इस r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा सिंपली। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g me अपॉन r ई हो जाएगा, हो गया ना। अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर करके यहां पे इंटू r ही लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 2, ये तो हो गया स्मॉल g इंटू r ई, ठीक है ना। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो v बराबर क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट 2g r e, ठीक है ना। बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, कन्वर्ट कर करके मैं समझ रहा हूं आप बार बार कर रहे हैं और वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, v की वैल्यू जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो v का मान हम लोग को कितना मिल गया, v बराबर हम लोग को मिल गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फेंक दिया जाए तो क्या हो जाएगा उसका, वो वापस कभी धरती पर नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत तेज वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब इतना वेलोसिटी वाला कोई इंजन बना ही नहीं अभी तक। तो ऐसे केस में कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इस वेलोसिटी को कम कर सकूं। बहुत आसान तरीका है, आप पहले क्या करिए, एक h हाइट पर जाइए, एक ऊंचाई पर जाइए, ठीक है ना, और फिर वहां से लॉन्च करिए। देखो वहां से जैसे हम लॉन्च करेंगे तो यहां पे g का जो मान है, यानी h ऊंचाई से फेंकने पर, अगर हम लोग h ऊंचाई से फेंकें तो क्या हम लोग को वेलोसिटी चाहिए होगा। तो देखो उस केस में जो v डैश हम लोग को मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2g डैश r e, जहां g डैश का मान क्या होगा, कम होगा, और अगर g डैश का मान कम होगा तो वेग का भी मान कम होगा। और यही कारण है कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो अलग अलग हाइट पर जाकर वो वापस क्या करती है, वहां से वापस वो क्या बोलते हैं, एस्केप करती है, वहां तब जाकर के वो सैटेलाइट पहुंच पाती है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझना है कि क्यों बार बार वो टूट टूट के करती है, एक ही बार में क्यों नहीं पहुंच जाती है, क्योंकि अलग अलग हाइट पर जाने पर उसका जो वेग है ना वो कम हो जाता है। बहुत हाइट पे जाने पे 3500 किलोमीटर ऊपर जाने पे भाई वहीं तो सैटेलाइट बन गया, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा था पलायन वेग, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया, कैसे बात किया, ये चीज समझ गए। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, बहुत बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके चलना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सब बातें बताई। बाय द वे, 2 तरह के ग्रहों के बारे में बात करके इस अध्याय को खत्म करते हैं। देखो ग्रहों कह रहे हैं, उपग्रहों के बारे में। उपग्रह, अब तक मैंने बताया जो उपग्रह होते हैं ना, जो भी तुम्हारे ग्रह हैं, ये मान लो तुम्हारा ग्रह है, ठीक है, ये तुम्हारा पृथ्वी है जो कि क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह, ठीक है ना, और एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो जो भूतुल्यकाली उपग्रह हैं, जैसे मान लो तुम्हारा ये पृथ्वी, ये तुम्हारा क्या है, इंडिया है, ठीक है ना, नक्शे पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो मान लीजिए कि ये आपका भारत है और इस भारत के जस्ट ऊंचाई पर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। ऑलमोस्ट जो होता है ना वो 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जो भूतुल्यकारी उपग्रह है वो क्या करता है ना, पृथ्वी के साथ, उस अर्थ के साथ वो क्या कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो पृथ्वी के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर है, जो कि क्या है, 24 घंटा। यानी कि क्या करेगा ना, वो अर्थ के साथ ही रहेगा, ये इंडिया के साथ ही रहेगा, और जैसे जैसे इंडिया इधर से इधर जाने लगेगा, रोटेट करेगा, वैसे वैसे वो भी आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं
तुल्यकाली उपग्रह। जैसे मान लो कि तुमने अपने देश में कोई ऐसा उपग्रह छोड़ा है जो सिर्फ तुम्हारे देश के तुम्हारे बॉर्डर की रक्षा करे। तो भैया बॉर्डर की रक्षा करना है तो अगर वो बस लॉन्च कर दिया और पृथ्वी चूंकि क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो कभी अपना बॉर्डर देखेगा, कभी अमेरिका का बॉर्डर देखेगा, और कुछ समय ऐसा होगा जिस समय अपना बॉर्डर नहीं देख पाएगा। ठीक है ना। तो हमको तो ऐसी सुरक्षा चाहिए ना जो 24 घंटे हमारे बॉर्डर की निगरानी कर सके। तो ऐसे केस में हम ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं जो हमारे अर्थ के साथ, वो इंडिया के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे जैसे इंडिया का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे उसका भी क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। इस तरह के उपग्रह को हम लोग बोलते हैं भू तुल्यकाली उपग्रह। ठीक है ना। अच्छा, ये उपग्रह का काम ये होता है कि वो किसी भी कंट्री के साथ चलता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग क्या बात करें कि ऐसे उपग्रह की बात करो जो पूरे इंडिया वर्ल्ड पे उस नजर रख सके, जैसे वेदर वगैरह के बारे में। ठीक है, या गूगल ने जो जितने भी सॉफ्टवेयर किए हुए तो वो पूरे ग्लोबल के लिए किया है ना। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट पे जाकर के अपने उसको लॉन्च करेगा, सैटेलाइट क्या बोलते हैं, उपग्रहों को। ठीक है ना। तो ऐसा करेगा, क्यों पोलर करेगा वो, क्योंकि पोलर में क्या होता है कि वो इस पोल के पोल से पोल जाता है, यानी इस तरह से जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, चूंकि तुम्हारा पृथ्वी इस तरफ घूम रहा है तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, जरा समझना। तो वो एक समय में अलग अलग, जैसे जो यहां से यहां गया तो उस समय में ये आधा प्लेनेट का जो भी चक्कर था उसके एक एक पॉइंट को देख लिया, क्रॉस कर देता है ना, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे देख रहा है, जो जैसे मान लो ऐसा मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं, ये जो पेन है ये मान लो तुम्हारा क्या कर रहा है, वो निगरानी रख रहा है। तो ये अगर ऐसे जा रहा है और चूंकि मेरा हाथ भी ऐसे जा रहा है तो वो क्या करेगा, एक बार यहाँ का निगरानी कर रहा है, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर ऐसे करके चला जा रहा है। इस तरह के जो उपग्रह होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह जो है वो पूरे ग्लोबल को देखने के लिए करते हैं। और जो आपका क्या बोलते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं, वो उपग्रह क्या होते हैं कि कंट्रीज के साथ चलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके साथ साथ सैटेलाइट वेदर देखते हैं, जो आपका मैप के सैटेलाइट होते हैं मैप देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट के बारे में आप हल्का फुल्का समझ सकते हैं। ये तो एक तरह से डेफिनेशन टाइप है। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।